Joe Biden is struggling with a major crisis at home, arguably the biggest of his presidential stint so far. If he fails to contain it, it will hurt the whole world. It will have an impact on all of us. The US Treasury says time is running out, that Washington could default by the 1st of June. The clock is ticking on the United States of America, but the largest economy on earth is nowhere close to avoiding a debt default. As the debt deal negotiations show no clear progress, the time draws closer for the US to run out of funds. Interest rates rising, probably the dollar falling too, and that could affect a wide range of your own financial life. Worst case scenario, it could cause a whole new recession. So hi guys, welcome to the video. तो राइट नाउ यूएस एक ऐसे सीवियर डेट क्राइसिस से होकर गुजर रहा है जहां आने वाले कुछ दिनों में अगर यूएस ने अपनी डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाया तो यूएस अपनी हिस्ट्री में पहली बार अपने पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में 2008 की तरह ही एक सीवियर रिसेशन देखने को मिलेगा। नाउ बिफोर आई मेक थिंग्स सुपर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि क्यों यूएस डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी का स्टेटस मिला हुआ है और उससे पर्टिकुलरली यूएस गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो उसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके देख लीजिए, बिकॉज ये समझने के बाद ही आप इस वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट इजीली समझ पाओगे। नाउ सपोज करके चलिए देयर इज अ बिजनेसमैन जो कि काफी डिफरेंट बिजनेस ओन करता है और ये बिजनेसमैन काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी एक्सपेंसिव और लेविश लाइफस्टाइल के लिए, जहां पर एक कई सारे एक्सपेंसिव विलास और कार्स वगैरह को ओन करता है एंड सोसाइटी में इसकी अच्छी खासी रेपो है और बैंक्स के पास भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री है, जिसकी वजह से अगर इसे अपने बिजनेस के लिए कोई लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं तो वो भी इसे बैंक से इजीली मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या बिजनेसमैन से भी लोन लेने जाता है तो मार्केट में इसकी अच्छी रेपुटेशन की वजह से वो भी इसे इजीली मनी दे देते हैं। अब कुछ टाइम बाद ऐसा चलता जाता है, पर एक टाइम पे ऐसा पॉइंट आता है जहां ये बिजनेसमैन जितना इनकम अपने बिजनेस से नहीं कमा रहा था उससे ज्यादा पैसा ये अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने पे खर्च करने लगता है। अब ऐसे टाइम पे क्योंकि इसके पास बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा था तो उस लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए ये बिजनेसमैन अलग अलग बैंक से लोन लेने लगता है एंड इसी के साथ साथ डिफरेंट लोगों और बिजनेसमैन से भी लोन लेने लगता है और उनको सबको ये बोलता है कि ये सारा लोन वो अपने बिजनेस के लिए ले रहा है। नाउ ये सिनेरियो काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू चलता है और यही पर्सन उस लोन के अमाउंट से ही अपनी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करता है और धीरे धीरे उनके इंटरेस्ट पेमेंट भी करता जाता है। पर एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये पर्सन उस मैक्सिमम लिमिट के लोन को ले चुका होता है जो कि बैंक इसको अलॉट कर रखे होते हैं और ये चीज लोगों को भी पता चल जाती है कि ये अपनी लाइफस्टाइल किस बेसिस पे मैनेज कर रहा है एंड इसी वजह से इसे हर जगह से लोन लेने से मना हो जाता है। और एक पॉइंट तो ऐसा भी आ जाता है जहां पर अगर उसे अपने बैंक के पैसे वापस करने हैं और लोगों के पैसे वापस करने हैं तो उसको कहीं ना कहीं से तो लोन चाहिए ही। और यूएस की हालत भी कुछ आज के टाइम इसी बिजनेसमैन की तरह हो गई है, जहां पर पिछले कई सालों से यूएस अपनी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट के थ्रू जितनी वैल्यू क्रिएट नहीं करता है उससे ज्यादा पैसा ये खर्च कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। और यही रीजन है कि आज के टाइम आप वर्ल्ड की जितनी भी टॉप कंपनीज को देखोगे वो आपको यूएस बेस्ड ही मिलेंगी और ये सारा डेवलपमेंट यूएस डेट के बेसिस पे करता है। और अगर आप वर्ल्ड में डेट लेने वाली टोटल कंट्रीज की लिस्ट को देखोगे तो उसमें यूएस पहले नंबर पे आता है, जहां पर इनके पास टोटल डेट है अराउंड 31.46 ट्रिलियन डॉलर्स की। और अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी देखोगे तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो निकल के आता है कि इंडिविजुअली हर एक यूएस सिटीजन टोटल $94,000 की डेट ओन करता है। और इसके बावजूद अगर आप आज के टाइम यूएस सिटीजन की लिविंग स्टैंडर्ड देखोगे तो वर्ल्ड में सबसे हाई है। एंड आज यूएस की हालत उसी बिजनेसमैन की तरह हो गई है जहां पर यूएस भी अपनी मैक्सिमम डेट लेने की कैपेसिटी को यूज कर चुका है, जिसको कि हम लोग डेट सीलिंग के नाम से भी जानते हैं। और आने वाले टाइम में यूएस के पास लिमिटेड फंड्स बाकी हैं कि वो अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ सकता है कि यूएस को इतना ज्यादा डेट देता कौन है। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, इस वजह से वर्ल्ड की जो मैक्सिमम कंट्रीज है उन्हें अपने फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर को सेव करके रखना पड़ता है फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। अब ऐसे में मान के चलिए अगर कल को यूएस को कोई नए डेट की जरूरत है तो ऐसे में कोई नए ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू करते हैं। ये बॉन्ड्स एक तरह की गारंटी होते हैं कि जिस भी पर्सन, इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल ने इन बॉन्ड्स को खरीदा उनको यूएस एक फिक्स अमाउंट परसेंटेज ऑफ डॉलर पे करेगा। तो मान के चलिए आज किसी पर्सन ने एक $1,000 के बॉन्ड को बाय किया, अब ऐसे में यूएस आगे चल के 3% उस पर्टिकुलर बॉन्ड पे करेगा, यानी पर एनम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को $30 यूएस एज इंटरेस्ट पे करेगा। और ठीक इसी तरह यूएस को जितनी भी डेट की जरूरत पड़ती है यूएस नए ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू कर देता है, जिनको कि बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट कंट्रीज, वहां के इन्वेस्टर्स और पेंशन स्कीम्स वगैरह बाय कर लेते हैं टू अर्न सम स्टेबल रिटर्न्स। और इसी के बदले यूएस को ढेर सारा पैसा मिल जाता है। अब जिससे यूएस अपनी इस डेट लेने की कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट ना करे, इस डेट पे एक मैक्सिमम कैपिंग लगाई गई है जिसको कि हम लोग डेट सीलिंग के नाम से जानते हैं। अब यूएस की ये डेट सीलिंग यूएस की ही एक एंटिटी उनके थ्रू सेट की जाती है और यही जो काउंसिल है वो यूएस के बाकी सारे डिसीजंस भी लेती है। अब आपके दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा
कि अगर यूएस की ही एक एंटिटी ये डिसाइड करती है कि यूएस की मैक्सिमम डेट सीलिंग कितनी होगी, तो वो उसको तो बढ़ा ही देंगे। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यूएस की ये काउंसिल यूएस की करंट गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर में है, उसकी अपोजिशन पार्टी के थ्रू चलाई जाती है जो कि रिपब्लिक पार्टी है। और रिपब्लिक पार्टी का कहना यह है कि 1960 से लेकर अभी तक यूएस अपनी इस डेट सीलिंग को 78 टाइम्स बढ़ा चुका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे पूरे वर्ल्ड में ये सिग्नल जाएगा कि यूएस को अपने डेट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और वो जितना चाहे उतना डेट लेके अपनी इकोनॉमी के लिए फेवर करते हैं। ऐसे ओवरऑल वर्ल्ड यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी मानने से धीरे धीरे मना कर देगा, जिससे ओवरऑल वर्ल्ड में यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पर दूसरी तरफ अगर इस डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाया गया और यूएस अपने पेमेंट में डिफॉल्ट करेगा, तो ऐसे में यूएस और पूरे वर्ल्ड को इसका काफी ज्यादा रेप्लिकेशन देखना पड़ेगा, जहां पर पर्टिकुलरली यूएस में काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकाल लिया जाएगा, बिकॉज इससे ये सिग्नल जाएगा कि यूएस के पास अब स्टेबल इकोनॉमी का स्टेटस नहीं है। और ओवरऑल वर्ल्ड में क्योंकि क्रूड ऑयल भी यूएस डॉलर में ही ट्रेड होता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हमें काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओवरऑल वर्ल्ड में क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड यूएस डॉलर में ही होता है, हमें ओवरऑल वर्ल्ड के ट्रेड में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए पिछले कुछ टाइम से हमें यूएस मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला कि यूएस अपने पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर देता है बिकॉज उसकी डेट सीलिंग को ना बढ़ाया जाए। अब अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट मी, भले ही हम इंडिया में भी किसी भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और भले ही इंडियन इकोनॉमी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, हमें इंडिया स्टॉक मार्केट में भी बड़े लेवल पे ही फॉल देखने को मिलेगा। और सेकंड, हमेशा की तरह इस बार भी यूएस की इस डेट सीलिंग को थोड़े ड्रामा के बाद बढ़ा दिया जाएगा, जिससे मार्केट में एक बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं सेकंड वाले सिनेरियो को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप राइट नाउ मार्केट को भी देखोगे तो S&P 500 ने ईयर टिल डेट से अभी तक 8% के अराउंड रनअप दे दिया है, और वहीं पर नेस्डैक ने 20% से भी ज्यादा रनअप दे दिया है, जो कि ये शो कर रहा है कि मार्केट को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि इस डेट सीलिंग को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है डेट सीलिंग को लेके और काफी सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर जब भी डेट सीलिंग की न्यूज कंफर्म हो जाएगी कि ये बढ़ने वाली है, मार्केट में आपको एक बड़ा रनअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग इज लीस्ट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, बट लेट मी टेल यू आज के टाइम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। और मैं इसके लिए आपको 4 मेन रीजन देता हूँ। सबसे पहला रीजन है CAGR रिटर्न। अगर आप पिछले 15 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स कंपेयर करोगे S&P 500 जो कि यूएस का एक इंडेक्स है, उसको कंपेयर करोगे निफ्टी 50 से, तो S&P 500 ने अराउंड 15% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पर निफ्टी 50 ने पिछले 10 सालों में 11.9% के CAGR रिटर्न्स दिए। सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का। अब आप सबने एक फेमस कोट सुना ही है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट, यानी एक ही जगह अगर आप सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे के लूज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आज के टाइम अगर आप इंडियन इकोनॉमी को भी देखोगे जो कि पिछले 1 से 1.5 सालों से बाकी सारी इकोनॉमी से काफी बेटर परफॉर्म कर रही है, बट स्टिल हमारे स्टॉक मार्केट्स ने ऐसा कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इट्स बिकॉज आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में सारी इकोनॉमीज आपस में कोरिलेटेड है, और इसीलिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी जैसे कि यूएस, इसमें इन्वेस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें एक ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल पाए। हमारा अगला पॉइंट है डॉलर प्राइस एप्रिसिएशन। जैसा कि हमें पता है कि आज के टाइम 82 रुपीज के बराबर $1 है, और मान के चलिए आज के टाइम अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आने वाले 5 सालों में आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक पे 100% के गेन मिल जाते हैं, तो ऐसे में आने वाले 5 सालों में आपको केवल वो 100% के गेन नहीं मिलेंगे, बट इसके कंपैरिजन में जो कि डॉलर का प्राइस रुपये के कंपैरिजन में बढ़ेगा, तो उस प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस डॉलर में क्योंकि शेयर हमें एक्सपेंसिव मिलेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूएस स्टॉक में कि हम फ्रैक्शनल शेयर्स को बाय कर सकते हैं। यानी अगर आज एक किसी शेयर की प्राइस $100 है, तो आप चाहो तो $1 से भी उस पर्टिकुलर शेयर का 100 पार्ट्स ओन कर सकते हो। सो विद दिस मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएस मार्केट में एक्यूमुलेट करने वाला हूं। एंड क्विक डिस्क्लेमर, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्लीज जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही लीजिएगा। एंड अगर आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं पता जिसके बेसिस पे आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ, तो मैं पर्सनली IND मनी यूज करता हूँ, जिसमें आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक। बट ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप चाहो तो दूसरे ऐप भी यूज कर सकते हो। हमारी इस लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि यूएस इकोनॉमी का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। ये बैंक अपने ऑल टाइम हाई से 43% डाउन है और इसका करंट शेयर प्राइस अराउंड $28 का है। अब अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका का पी रेशियो देखोगे तो वो अराउंड 8.45 का, और यूएस में अगर आप एवरेज पी देखोगे इन बैंक्स तो वो 10 का निकल के आता है। और अगर आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो इनकी सबसे फिनोमिनल बात यही है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 30% के ऊपर ही मेंटेन किया है, जो कि यूएस में बड़ी बड़ी फैंग कंपनीज के बस का भी नहीं है। कि जैसा कि हमें पता है कि यूएस में हाई इन्फ्लेशन और काफी ज्यादा लेऑफ्स की वजह से आज के टाइम सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। तो ऐसे में बैंक्स ने जितने भी लोगों को लोन्स दे रखे हैं,
कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इन लोन्स पे डिफॉल्ट करेंगे। अब ऐसे लोन्स जो कि कोलेटरल के बेसिस पे दे रखे हैं, यानी वो लोन जिनकी बेसिस पे प्रॉपर्टी के बेसिस पे दे रखे हैं, ऐसे में अगर डिफॉल्ट होता भी है तो बैंक उन प्रॉपर्टीज को बेच के अपने लोन्स को रिकवर कर लेगा। बट पर्सनल लोन जो कि लोगों को दे रखे हैं और अगर वो डिफॉल्ट होते हैं तो नियर फ्यूचर में बैंक की बैलेंस शीट पे इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो न्यूज़ है इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं, इसी वजह से आपको बैंक ऑफ अमेरिका इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बताऊंगा कि लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी बैंक ऑफ अमेरिका में हाईली इन्वेस्टेड है और रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपनी होल्डिंग इन बैंक ऑफ अमेरिका को और बढ़ाया है और इनकी जो बाकी होल्डिंग थी डिफरेंट बैंक्स में उसको कम किया है, जो कि ये दिखाता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी ये बात समझ में आ रही है कि करंट में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ऑल द न्यूज से फैक्टर इन हो चुका है और इसमें एक अच्छी अंडर वैल्यूड पोजीशन निकल के आ रही है। हमारे अगले स्टॉक पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो हमारे अगले स्टॉक का नाम है एडोबी। अब आई एम श्योर एडोबी का नाम आप में से ज्यादा लोगों ने सुन रखा होगा। इट्स बिकॉज ये कंपनी क्रिएटिव फील्ड में 90% की मोनोपोली को होल्ड करती है और ये एक सास यानी सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल पे वर्क करती है। अब अडोबी का करंट शेयर प्राइस अराउंड $391 का है, बट फिर भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 45% डाउन है और अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो वो अराउंड 26% का है। अब जहां पर इनके बाकी सारे कंपेटिटर्स लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छा खासा रनअप दिखा चुके हैं, वहीं पर रिसेंटली एडोबी के केस में हमें इनके स्टॉक प्राइस में एक फॉल देखने को मिला और उसका रीजन ये है कि रिसेंटली कंपनी ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो कि फिग्मा है उसको एक्वायर किया और मार्केट का ऐसा मानना है कि ये एक्विजिशन काफी ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे किया गया। बट मेरे अकॉर्डिंग एडोबी यहाँ से एक मस्ट बाय निकल के आ रहा है। सो इस वीडियो में मैं 2 ही स्टॉक्स को कवर करूंगा और इस वीडियो के आपके रिस्पॉन्स से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं। एंड इस वीडियो के अलावा अगर आपको ये कंसर्न है कि इंडियन मार्केट में सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में ऐसे कौन से स्टॉक्स में जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।